हेलो बच्चों। तो आज हम अध्याय फर्स्ट पढ़ेंगे, जो कि हमारा क्लास 8 का जो कि हमारा चैप्टर है पहला। उसमें हम क्वेश्चन और पाठ पढ़ेंगे। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन इसका हमारा चैप्टर का नाम है। तो हम अब शुरुआत करते हैं। हमें दे रखा है कि ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं बूझो अपने शासक के घर गए। उन्होंने उन्हें एक चाचा एक किसान थे। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे थे। खुरपी, दंतारी, बेलचा, हल इत्यादि। उन्होंने कुछ औजार देखे जो कि खेती में काम आने वाले थे। अब जो कि कौन कौन थे, पहली और बुझो। अब जो हमारा बुझो है वो बोल रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजार का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। ये जानना चाहता है कि हमारे जो ये औजार है ये कहाँ कहाँ काम आते हैं और कब आतेगा। तो इसके आगे दे रखा हम आप पढ़ चुके हैं कि सभी संजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपने भोजन स्वयं बना सकते। क्या आपको याद है कि हर पौधे अपना भोजन स्वयं किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। मनुष्य है वो अपने आप भोजन बनाता है। पेड़ पौधे हैं जो हम अपने आप की पत्तियों के द्वारा बनाता है भोजन। तो मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। जो कि जंतु है वो भी भोजन अपना खुद बनाते। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन की संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अब ये बूझो बोल रहे हैं, क्योंकि हम सभी भोजन की आवश्यकता है, अतः हम अपने देश में इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। जो कि अब हमारी पहली है वो बोल रही, भोजन का बड़ा स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रशासन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यकता है। अब हम 1.1 जो कि हमारा कृषि पद्धति है उसको हम पढ़ेंगे। जो कि हमें दे रखा है यहाँ पे कुछ नोट्स हैं कि लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु जो कि जंगलों में घूमता था, बंदर का रूप था, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की योजना में समूह से विस्तरण करते थे। वो एक दूसरे के झुंड की तरह रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। कच्चे फल जो भी देखते वो खा लेते और सब्जियां खाते थे। और उन्हें भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना पड़ता। हिरण ऐसी हिरण अब नहीं चलता है, पहले मांस खाते थे और जो कि जंतु होते थे उनको शिकार करते थे। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूँ एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सकते हैं। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ है। अब तो हमारे गेहूँ, चावल, खाद्य पदार्थ अन्य भी हैं, इससे हम भोजन करते हैं। अब हमारा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि फसल किससे कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के, मतलब कि एक खेत में सभी के सभी गेहूं के पौधे। ऐसे नहीं कि सरसों और गेहूं के मिक्स में, गेहूं के ही बीज। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अनाज, सब्जी एवं फल। जिस मौसम में ये उगाए जाते हैं उसी आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत में एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थिति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विभिन्न है। अतः देश में विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न प्रकार है। हमारा जो कि देश है इसमें कुछ ताप, आर्द्रता
और वर्षा जैसी ऋतु चलती हैं। शीत ऋतु की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के मौजूद मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटा जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला आता है हमारा खरीफ फसल, दूसरा आता है रबी फसल। अब देखते हैं खरीफ में वह फसल जिसमें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, जो कि हमारी वर्षा होती है उस समय खरीफ ऋतु जो फसल है वो उगाई जाती है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्य जून से सितंबर तक होती है। जो जून महीने होता है उससे लगाकर सितंबर तक होती है। इसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसल है। जो हमारे यह खरीफ फसल और रबी फसल है, इसमें बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, इसलिए याद बहुत ही अच्छी तरीके से करें। अब हमारा दे रखा है दूसरा है जो कि खरीफ रबी फसल है। शीत ऋतु जो कि हमारे सर्दी का मौसम होता है, उस समय अक्टूबर से लगाकर मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी कहलाती, जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा असली रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जी भी उगाई जाती है। अब 1.2 आधारित फसल पद्धतियाँ। अब हमारा बुजुर्ग बोल रहा है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है, और पहले बोल रही है धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता है, अतः इसे केवल वर्षा में ही उगाए जाते हैं। तो इसके आगे दे रखा है हमें कि फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करना पड़ते हैं। आप देख सकते हैं कि क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी के पौधों में उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धति जो आगे दिए गए हैं, हम देखते हैं ये हमारे जो कि कृषि की पद्धति के जो क्रमबद्ध है कृषि पद्धति, उनको हमें ऐसे नहीं कि पहले वाला बाद में लिख दे और 500 पहले नंबर लिख दे, इसको क्रम वाइज याद करना है। जो कि हमारा पहला दे रखा है मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा खाद है वो रख देना, चौथा सिंचाई, पांचवा खरपतवार में सुरक्षा, छठा कटवाई और सातवां भंडार। अब हमारा 1.3 है, उसमें दे रखा मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले है मिट्टी को तैयार करना। हम मिट्टी को किस प्रकार तैयार करते हैं तो देखते। फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना प्रथम चरण है। यह हमारा कृषि पद्धति का पहला चरण। मिट्टी को पलटना, इससे पोल बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तरफ से इस तरफ मिट्टी को करना, इससे जुड़े भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों में सरलता से शोषण करने में सहायक है। पोल मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक होती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी और पलटकर पोला करने में तथा ह्यूमस बनाने में, परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ संजीव होते हैं, जिसके अतिरिक्त मृत पौधे और जंतुओं भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवी में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषण पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, जो कि हमने पिछले कक्षा में पढ़ चुका है कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ संजीव होते हैं, जिसके अतिरिक्त हमें मृत पौधे और जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सिस्टमेटिक की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने, पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पोषक इन पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोलो करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो कि हमारा उलटना और पुलटना है मिट्टी को, जिससे हमारी जो फसल होती है उसकी उर्वरकता जो कि बढ़ जाती है।
और फसल ज़्यादा होती है। मिट्टी को उलटने पुलटने और पोला करने के लिए प्रक्रिया जुताई कहलाती है। हम जो मिट्टी को उलटने और पुलटने एक पोला करने में प्रक्रिया होती है जो कि हम तवी कहते हैं, उसमें राजस्थानी शब्द के अनुसार तवी देते हैं, तब जमीन पोली हो जाती है, उस प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। इससे हल चलाया जा सकता है। हल लकड़ी अथवा लोहे से बनी होती है। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई ही से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है, क्योंकि मिट्टी कठोर होती है तो उसको पानी देने से वो थोड़ी बहुत नरमता हो जाती है, जिससे आसानी से पलटा जा सकता है। जोतते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, उन्हें एक पालट की सहायता से तोड़ देना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत का समतल करना आवश्यक है। ये कार्य पालटन द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद भी डालनी पड़ती है। हमारे खेतों में जब जुताई करते हैं उसके समय पहले हमें खाद भी डालना आवश्यक होता है, जिससे उर्वरकता और भी बढ़ जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी के भली भांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। अब आता है हमारा कृषि औजार, जो कि हमें कृषि करने पर कौन कौन से औजार की आवश्यकता होती है। अच्छी उपजाऊ के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुल्टी एवं कल्टीवेटर इस कार्य में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य औजार हैं। हल हल जो कि बैलों के पीछे चलाया जाता है और ऊंट के पीछे चलाया जाता था। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरसने के लिए किया जाता है। और औजार लकड़ी का बनना होता है, जिससे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं जैसे घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जा सकता था। यह हमारे प्राचीन काल से पहले के समय की बात है, जब घोड़े और ऊंट या बैलगाड़ों से भी इसको खींचना पड़ता था। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। अब आपको परीक्षा में यह भी पूछ सकते हैं फाल किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा इसमें लोहे की मजबूती तिकोनी पत्ती होती है, जिसे हमें फाल कहते हैं, जो कि हल के आगे होती है। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसमें हल चैप्ट कहते हैं। अब आ सकता है हमारा क्वेश्चन, हल चैप्ट किसे कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल चैप्ट भाग कहते हैं। जहाँ पर मैं अंडरलाइन करता हूँ उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रट कर याद कर लें और समझ कर भाई कर लें। इसके एक सिर पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिस बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चलाया जा सकता है। चित्र 1.1 में हम देख सकते हैं, जो कि हमारे ये रहा 1.1 चित्र। इसमें हमें ये चित्र दे रखा है 1.1। यहाँ पर है हमारा हल चोट, जो कि यहाँ से बंद रखा है। ये जो लकड़ी का भाग है इसको हल चैट कहते हैं। और ये हमारी जो बैलों के कंधों के ऊपर ये लकड़ी है, इसको हम कहते हैं जोत। और जो हमारा हल की तरह दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ टिका हुआ, उसे हम फाल कहते हैं, जो कि इस प्रकार से अंकुड़ा होता है, जो कि मुड़ा होता है, उसको हम फाल कहते हैं। और इस जगह हल चैप्ट। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि बैलों पर लकड़ियों की हल चैप्ट जोत फाल का चित्र बनाइए, तो आप ये याद रखें। अब हमारा आता है कुदाल। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छट होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी होती है। अब ये हमारा जो कि हल है,
कुदाली है, इसकी हमें पकड़, हैंडल, जोत, सड़ आदि दे रखी है। मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है जैसे जो ब्लेड की तरह कार्य करती है, जो कि हमारी पत्ती है उसी तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जा सकता है। चित्र 1.1 में पीछे ही दे रखा है। अब हमारा आता है कल्टीवेटर जो कि हमारे ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित किया जाता है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत हो सकती है। जैसे हमें ट्रैक्टर के द्वारा चलाने पर बहुत ही जल्दी होता है काम। और इसमें क्षेत्र 1.1C दे रखा है हमें। यह हमारा ट्रैक्टर है जिस पर एक आदमी सवार है और इस ट्रैक्टर को चला रहा है। उसके पीछे कल्टी दे रखी है। अब हमें 1.4 बुआई 1.4 जो बुआई होती है उसको हम पढ़ेंगे। बुआई फसल उत्पादन की सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बुआई करना हमारे फसल का सबसे महत्वपूर्ण चरण। पहला चरण कौन सा है याद रख लेना, और बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है ये भी याद रख लेना। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीज का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपजाऊ देने वाले बीजों का प्राथमिक देता है। बीजों का चयन, अब हम बीजों का चयन किस प्रकार करें। अब हमारी पहले बोल रही है, एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने की कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसे कुछ पानी डाल रही थी। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज ऊपर तैरने लगे और कुछ मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने क्यों लगे, क्योंकि वो थोकते थे जिसके कारण वो ऊपर तैरने लगे। अब क्रियाकलाप 1.1, एक बीकर लेकर इससे पानी से आधा भरिए। हमको एक बीकर लेना है या बोतल ले लेनी, उसको आधा भर लेना है। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए। एक मुट्ठी पानी आधी बोतल हमें पानी से कर लेना और एक मुट्ठी गेहूं डालने हैं और कुछ पश्चात हिलाने के बाद समय प्रतीक्षा करें और फिर देखना क्या होता है, क्योंकि जो हल्के गेहूं हो गए वो ऊपर आ जाएंगे। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगेंगे? हाँ, तैरने लगेंगे। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वो हल्के हैं या भारी? जो भारी होते हल्के हैं वो ऊपर तैरेंगे, भारी है वो नीचे चले जाए। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते और इस कारण हल्के होते हैं अत्यंत, ये जल पर तैरने लगते। अच्छे और स्वस्थ बीजों का क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। पानी में डालो और जो हमारे स्वस्थ होंगे वो नीचे चले जाएंगे। बुआई से पहले बीज बोने के लिए औजार के बारे में जानना आवश्यक है। अब हम देखते हैं कौन कौन से औजार आवश्यक हैं। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप के आकार के होते हैं। चित्र 1.2a, बीजों को कीप के अंदर डालने पर ये 2 या 3 निकुल सिरे वाले पाइपों से जोड़े होते हैं। यह सिरे मिट्टी को भेद कर बीजों को स्थगित करते हैं। हमारा 1.2 है वो चित्र दे रखा है। यहाँ पर 2 किसान हैं जो कि अंदर दाना डाल रहे हैं और ये हमारे 2 बैल हैं और इसके पीछे हल जुता हुआ है। कुछ इस प्रकार यह इसके अंदर दाना डाल रहे हैं, यह जमीन के अंदर बोया जा रहा है। बीज बोने का पारंपरिक तरीका, पौधों का सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा से प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधे को निकाल कर हटा दिया जाता है, कुछ पौधों को हटाना पड़ता है। अब हमारा 1.5, खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद और उर्वरक मिलाना वे मिट्टी जिन्हें मिट्टी की पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, इन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद, आपके बोर्ड में यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि खाद एवं उर्वरक मिलाना किसे कहते हैं। तो वे है पदार्थ
जिन्हें मिट्टी के पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद्य उर्वरक कहते हैं। यह आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लें। सॉरी, इससे खाद एवं उर्वरक से पहले ये आएगा हमारा सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों की समान दूरी एवं गहराई बनी होती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीजों को मिट्टी द्वारा ढक दिया जाता है। इसके बीजों की पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने के समय एवं सड़ना दोनों से बचा जा सकता है। पौधों को अत्यंत घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच की दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों का सूर्य प्रकाश पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल दिया जाता है। यह हमारा इसके बाद में 1.5 आएगा, जो कि हमने इतना पढ़ लिया। अब हमारा बूझो क्वेश्चन कर रहा है। मैंने एक खेत में उगने वाले स्वस्थ फसल पौधों को देखा है, जबकि पास में एक खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह क्यों नहीं उगती? मिट्टी के फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। ये पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाते रहते। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़ते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस स्थिति का पूरा करने के हेतु किसान खेतों में खाद डालता है, क्योंकि हमारी फसल कहीं पर कम लंबाई में होती है और कहीं ज़्यादा हाइट में होती है। इसके लिए हम खाद डालते हैं जिसके कारण सभी जो फसल है वो समान रूप से हो। इस प्रकार खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। जब हम खाद नहीं देते तो हमारे पौधे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बन पदार्थ है जो कि पौधों एवं जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे में डालते जाता है तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देता है। अपघटन को सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मिक कंपोस्टिंग अथवा केंचुआ द्वारा खाद तैयार करने के लिए विषय में पढ़ चुके होंगे। जो कि हमारे ये खाद किस प्रकार तैयार होती है कि हमने कुछ बड़ा गड्ढा खोदा, उसके अंदर जो कि हमारे जंतुओं के द्वारा जो अपशिष्ट था उसको उसके अंदर गड्ढे के अंदर डाल दिया और उसको अंदर केंचुआ और वर्मी कंपोस्ट को डाल दिया, जिसके द्वारा खाद बना दी गई थी। अब हमारा क्रियाकलाप है 2, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।